बरखा बस स्टैंड पर खड़े खड़े ऊपर बादलों को देख रही थी। घने काले, बिल्कुल भरे पड़े, पर बरसते न थे। अगर कुछ बरस रहा था तो वो थीं बरखा की आंखें। वो आंखें जिनमें अभी कुछ दिन पहले ख्वाब थे, एक उम्मीद थी, एक प्यार का अधूरा अंगड़ाई लेता हुआ किस्सा था। अब शायद वही सपना टूटकर किस्त दर किस्त उसकी खूबसूरत आंखों से लुढ़क रहा था। बरखा की शादी टूट चुकी थी। दिल्ली के पटेल नगर में पली बढ़ी बरखा अपने दो भाइयों में से सबसे बड़ी थी। अपनी माँ को बचपन में ही खो चुकी बरखा अपने पापा, दादी और दो छोटे भाइयों के साथ रहती थी। हालांकि घर में सबका रवैया उसको लेकर ठीक ठाक था। बस दादी से ही कभी कभी कुछ तीखे अल्फाज सुनने को मिल जाते थे। वो चुभने वाले थे। अरे पैदा होते ही माँ को खा गई, मनहूस कहीं की। खैर, कहते हैं जिनकी जिंदगी में दुख ज्यादा होते हैं वो मुस्कुराते भी बहुत खूबसूरत हैं। बरखा भी ऐसी ही थी, चहकती, महकती, फुदकती। बस कम उसका परछाई जैसा था, जो कभी कभी तसल्ली से रो भी लेती थी। बस स्टैंड पर खड़ी बरखा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसका फोन घनघनाकर बज उठा। उसने फोन निकालकर देखा। कॉल श्लोक का था। बरखा ने कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो। उधर से श्लोक ने अपने जाने पहचाने अंदाज में कहा, लेट मी गेस यू, तू रो रही थी ना? बरखा ने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? श्लोक ने कहा, हाँ हाँ, पता है मैनू, तू इसलिए तो मंदिर जाती है कि अकेले में मस्त रो सके, कोई देखे ना। बरखा अब तक श्लोक वाले अंदाज में आ चुकी थी। वाह जी वाह, तुझे बहुत पता रहता है सब कुछ। इतनी तेज आईक्यू है तो जेम्स बॉन्ड का चपरासी बन जा, मेरे नाल बकवास न कर। फोन की उस साइड श्लोक का जोर जोर से हंसना जारी था। फिर अचानक से हंसी रोकता हुआ श्लोक बोलता है, ओके ओके, कब तक घर आ रही है तू? जल्दी आजा, तुझे कुछ बताना है। मैं भी अराउंड सम 15 मिनट में तेरे घर पहुंच जाऊंगा। बरखा भी तपाक से बोल पड़ती है, अरे अगर आ रहा है तो मैंने रिसीव कर ले यहाँ से। कहाँ से? ये अपना धनवंतरी बिल्डिंग के सामने से। श्लोक जानबूझकर आवाज ना आने की एक्टिंग करता हुआ बोलता है, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, हेलो हेलो, और फिर फोन काट देता है। बरखा को हर बार की तरह श्लोक की इस बेवकूफी भरी चालबाजी पर हंसी आ जाती है। हंसते हुए फोन काटकर वो बड़बड़ाती है, कुत्ते दा पुत्तर। श्लोक बरखा के लिए रंग जैसा था, यानी चेहरे पर नजर आ जाता था। बचपन से ही दोनों साथ रहते थे, तो दोनों को उनके हर रंग के बारे में पता था। पटेल नगर से ही कुछ दूर जहां बरखा की फैमिली पहले किराए पर रहती थी, उनके मकान मालिक का लड़का था श्लोक। शरारती, मजाकिया, लाइफ में कभी भी सीरियस ना रहने वाला लड़का। वही उसके उलट बरखा थी, गंभीर, शांत, खुश होने पर खिलखिलाने वाली और दुख में चुपचाप रोने वाली। दोनों अलग मिजाज के थे, तो दोनों की पटती थी। कुछ साल पहले जब बरखा के पापा ने पटेल नगर में अपना खुद का घर खरीद लिया, तो बरखा और श्लोक का मिलना जुलना कम होता रहा। पर आज भी जब श्लोक बरखा से मिलता था तो उसे यादों की उस बगीचे में खींच ले जाता था जहां दोनों अमरूद के पेड़ पर टायर का झूला डालकर झूलते थे। जैसे बचपन में बरखा श्लोक की हरकतों पर खिलखिला देती थी, वैसे तो नहीं, पर हाँ, आज भी श्लोक उसे हंसने पर मजबूर कर देता था। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। बरखा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई घर के अंदर आते हुए सीधा किचन में घुस जाती है। क्योंकि ये शाम की चाय का वक्त था, तो दादी का मंत्र शुरू होने से पहले बरखा उन्हें चाय देना चाहती थी। चाय बनाते बनाते बरखा अपने छोटे भाई मिठू को आवाज लगाती है, जो कि बाहर अपने बड़े भाई बंटी को उसकी रेंजर साइकिल में बैटरी वाली लाइट लगाते हुए बड़े इत्मीनान से देख रहा था। मिठू, ओ मिठू, सुनना। बंटी जितना बदतमीज, बिगड़ेल और गुस्से वाला था, मिठू उतना ही सीधा साधा,
हंसमुख और क्यूट बच्चा था। अभी उसे दीदी और माँ में फर्क नजर नहीं आया था। मिट्ठू घर में बरखा के सबसे करीब था। चाय पत्ती के डिब्बे से चाय पत्ती निकालकर चाय में डालती हुई बरखा मिट्ठू की तरफ बिना देखे उससे पूछती है, श्लोक आया था क्या? किचन की दीवार पर अपनी छोटी सी कार चलाता हुआ मिट्ठू बोलता है, नहीं, नो, नहीं, नो। अच्छा, कोई और आया था क्या? नहीं। मिट्ठू ने फिर से नाम में सिर हिलाया और पलक झपकते ही फिर से बाहर भाग गया। बरखा की पकती हुई चाय में उबाल आता इससे पहले कि दादी का सब्र का बांध टूट गया। उनकी मंत्र प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। अरे ये घर है या बाई का बाग है? ना एक गिलास कोई पानी पूछने वाला, ना एक कप चाय देने वाला। एक हुस्न परी पैदा हुई है तो उसका तो कोई पता ही नहीं लगता। हे माता रानी, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मौत दे दे। बस दिन गिन रही हूँ मैं तो। मंत्र प्रक्रिया तकरीबन 20 से 25 मिनट चला करती थी। एक ही जगह लेटी लेटी दादी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करती थी। इसके उलट बरखा बहुत कम ही जवाब देती थी दादी को। जानती थी कि बोलकर नुकसान उसी का होना था, इसलिए इस मंत्र प्रक्रिया को दादी अकेले ही अंजाम तक ले जाती थी। बरखा दादी को चाय देने के बाद खुद के लिए जरा सी चाय लेकर दरवाजे के पास बाहर देखती हुई खड़ी थी कि तब तक श्लोक की बाइक दरवाजे पर आकर रुक गई। श्लोक जैसे ही अंदर आया, बंटी और मिट्ठू दौड़कर भिड़ गए उससे। उनके लिए तो मदारी आ गया था जो खेल दिखाता था। श्लोक उन दोनों के मसरफ की बातें करता था, जैसे बंटी से फ्री फायर और मैजिक गन की और मिट्ठू से उड़ने वाली कार की। श्लोक थोड़ी देर के लिए उन दोनों के साथ घुल सा गया। बरखा वहीं खड़ी हुई उन तीनों की बेवकूफियां देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर जैसे तैसे उन दोनों को अपना फोन देने के बाद श्लोक बरखा तक पहुंच सका। बरखा मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोलती है, तू बड़ा तो हो गया, दाढ़ी मूछें भी आ गई है, पर अक्ल कब आएगी भगवान जाने। श्लोक भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जो अक्ल आ गई ना तो घर वाले ने कर देना है शादी और लगा देना है काम पर। फिर दोनों हंसने लगते हैं। चाय पीते हुए दोनों दरवाजे की सीढ़ी पर बैठकर बातें करने लगते हैं। सुना मैंने, दीपक से तेरी शादी टूट गई। ऐसा क्या हो गया? सगाई के बाद तो आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गहराई में खोती हुई बरखा बोलती है, गर्लफ्रेंड थी उसकी, जॉब लगते ही दिल्ली छोड़कर चला गया। ये शादी वो अपनी फैमिली के प्रेशर से कर रहा था। अब बेंगलोर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहता है। इतना बोलकर बरखा इमोशनल हो गई। फिर श्लोक बोलता है, ऐसे कैसे लिव इन में रहने लगा? दांत तोड़ देने हैं मैंने उस कमीने के। और पापा जी ने कुछ नहीं किया? क्या करते वो? फूफा जी और मामा जी के साथ गए, लड़ाई झगड़ा हुआ, लेन देन वापस हुआ, बस। पर मेरी फीलिंग्स तो टूट गई ना। यार तो सही कहता है, बिगड़ा हुआ होना ही अच्छा है आज के जमाने में। शरीफों के लिए ना शादी है ना प्यार। तो टेंशन मत ले, रब सब ठीक करेगा। देखना, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। ये तो अच्छा हुआ रब जी ने तेनू ऐसे कमीने लड़के से बचा लिया। बरखा अपना दर्द श्लोक को बताकर हल्का महसूस करती थी। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपके दुख में आपको क्या तसल्ली दी गई, फर्क इससे पड़ता है कि वो तसल्ली किसने दी। बरखा अपना आंसू पोंछती हुई श्लोक से बोलती है, चल जाने दे ये सब। तू बता, तू क्या कह रहा था फोन पर? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बस। हाँ, अपनी दिव्या मैम थी ना, अरे वो मैथ वाली, उनका अफेयर त्रिपाठी सर से चल रहा था। मालूम है तुझे, दोनों शादी करने वाले हैं। बरखा हैरानी से बोलती है, और ये बताने के लिए तू घर से यहाँ तक चला आया? श्लोक हंसता हुआ, अरे नहीं मतलब हाँ शायद। सच सच बता, बात क्या है? श्लोक मुंह बनाकर हिचकिचाते हुए बोलता है, अरे यार बरखा,
तुझे तो पता है वो वैशाली है ना, वो अपनी 12th बी वाली। हाँ तो यार वो कई दिनों से मुझसे घूमने के लिए बोल रही थी, तो एक दिन मैं उसे डेट पर ले गया। हमने मूवी देखी, रेस्टोरेंट में पिज्जा खाया, यहाँ तक तो ठीक था। फिर मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा। मैं उसे चौक वाले मार्केट में लेकर चला गया, जहाँ उसने मेरे नाम से लहंगा ले लिया, वो भी पूरे 2000 का। हाँ, तो ऐसा काम किसने करने को बोला था जब जेब में पैसे ही नहीं थे? अरे यार बात वो नहीं है। अब वो दुकान खरबंदा की थी, तो उसका लड़का मुझे मार्केट में आए दिन पकड़कर मारने की धमकी देता है। तो मैं क्या करूँ बता? बस यार मुझे 2000 रुपए दे दे, मैं पक्का 2 दिन में लौटा दूंगा। रब्दी 100, बिल्कुल पक्का। बरखा गुस्से में झाड़ू उठाकर श्लोक को मारती हुई बोलती है, खोत्तेया, तू शहर भर में लड़कियां घुमा और मैं तेरा और उन कमीनियों का खर्चा उठाने के लिए बैठी हूँ। बायोलॉजी, हकीमी या किसी भी करिश्माई किताब में इस बात का जिक्र भले ही ना हो, मगर कुदरत ने औरतों को मनाने के लिए ही मर्द जात को डिजाइन किया है। मार खा लेना, झूठ बोलना, बेचारा बन जाना, रो देना, बस इतने औजार काफी हैं एक औरत का दिल पिघलाने के लिए। तू पहले से ही मेरे से 10,000 लेकर बैठा है, जो मैंने लैपटॉप लेने के लिए जमा किए थे। यार बरखा समझना प्लीज, बस लौटा दूंगा, बस अभी संभाल ले। खरबंदा का लौंडा खड़ा है चौक पर, प्लीज यार। जो परसों तूने पैसे ना लौटाए ना, तो देखना ये जो तेरे बापू की फटफटिया है ना, रखवा लेना है मैंने, पक्का, एकदम डन। ले लियो चाबी तू। बरखा अंदर जाती है और 3 500 के और 5 100 के नोट लाकर गिनते हुए बोलती है, देख मेरे पास पूरे 2000 ही हैं, पर मैं तुझे सिर्फ 1000 दूंगी। अचानक श्लोक बरखा के हाथ से पैसे छीनकर बाहर की तरफ भागता है। बरखा पीछे से गालियां देती हुई, चीजें उठाकर फेंकती हुई उसका पीछा करती है, पर श्लोक बदले में लव यू, थैंक यू जानू बोलकर हंसता हुआ जिस तूफान की तरह से आया था, उसी तूफान की तरह गायब हो जाता है। बरखा दरवाजे के बाहर खड़ी हुई शाही जहाज की मालकिन लग रही थी, जिसका खजाना अभी अभी समुद्री डाकुओं ने लूटा हो। ये तसल्ली भारी पड़ गई थी बरखा को। खैर, बरखा को पैसे जाने से ज्यादा श्लोक का जाना ज्यादा खल रहा था। औरतें रिश्तों को पैसों से ऊपर रखती हैं।